भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। वर्कशॉप की योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह पाठ्यक्रम को नाटक की मंचीय प्रस्तुतिकरण के साथ में जोड़ के उसके निर्धारित परिणाम लिए जाएं। मैंने हिंदी सब्जेक्ट चूज किया। मुझे ऐसा लगता है कि नवरस को बच्चों को समझाना मातृभाषा में ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए मैंने हिंदी भाषा का चुनाव किया। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये थी कि हमें चैप्टर से बाहर नहीं जाना था। जो उनकी बुक में चैप्टर दिया है उसमें जो स्टोरी है हमें उसी के अंदर रहकर अपना नाटक तैयार करना था और हमने उसका पूरा प्रयास किया। अगर वर्कशॉप के पहले दिन की बात करूं, जब हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन रखा था तो सभी बच्चे जब अपने बारे में बता रहे थे तो मुझे उनमें एक तो कॉन्फिडेंस की कमी लगी। दूसरा, मुझे ऐसे लगा कि वो कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर उनके पास शब्द नहीं है। तो जैसे जैसे वर्कशॉप बढ़ती रही मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों के पास कहने के लिए शब्द भी आने लगे और उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार था जिन्हें हम नवरस कह सकते हैं। वो अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे थे, अपने भाव, अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए सशक्त हो चुके थे। तो ये मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट नजर आया कि ये निर्भर करता है बच्चों पर। जैसे कि अगर तो हम उन्हीं बच्चों को, जैसे कि ये बच्चों का पहली बार था, अगर हम इन्हीं बच्चों को 1 महीने में 1 चैप्टर करवा रहे हैं, अगर हमें इन्हें सेकंड चैप्टर करवाना है तो 1 महीना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे बेसिक समझ चुके हैं, एक्टिंग को समझ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि सेकंड मंथ उन्हें हाफ टाइम लगेगा और थर्ड मंथ उससे भी हार्ड, और फिर धीरे धीरे 1/4 पे आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक चैप्टर का समझाने के लिए बच्चे को 2 या 3 दिन चाहिए होंगे और वो अच्छे से समझ जाएंगे। जब हम बच्चों को माइंड गेम्स करवाते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन करवाते हैं कि 2 लोगों के साथ बैठकर किस पिच में बात करना है, 4 लोगों के बीच में कैसे, और एक ग्रुप के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तब कैसे बात करना है, तो ये चीज़ें बच्चों को एक्टिंग के साथ साथ सोशल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती हैं। जब बच्चे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। क्लास टीचर्स से जब मैं मिली और जब उन्होंने मुझसे आकर बच्चों के बारे में अप्रिशिएट किया कि जो बच्चे हमारे पास एक्टिंग क्लास में जा रहे हैं उनमें हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस नोटिस किए हैं, क्योंकि पहले वो अपनी बात को, क्वेश्चंस के आंसर्स को बताने के लिए उतने अच्छे एक्टिवली नहीं बता पाते थे, लेकिन अब वो एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। तो वो मेरे लिए और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एज वेल बच्चों के पेरेंट्स ने भी इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अगर अपने पिछले 1 महीने की वर्कशॉप का एक्सपीरियंस देखूं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ बच्चों का स्टडी के साथ इंटरेस्ट बना रहेगा। साथ ही साथ बच्चे स्टडी के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे। जैसे आजकल बच्चे पब्लिक स्पीकिंग के लिए अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। उन सब अलग चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब चीज़ें स्टडी के साथ साथ सीखते हुए उनके स्कूल में ही उनको मिल जाएंगी। इन दोनों वर्कशॉप्स में सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो तो यही था कि ये जो था हमें स्कूल सिलेबस में से एक चैप्टर रेडी करवाना था। तो जो बच्चे हमारी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जब हमारे बच्चे, जो वर्कशॉप वाले बच्चे थे, उन बच्चों से मिलते थे तो वो उन बच्चों के साथ हमारी वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि वो बच्चे भी उसी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जो कि उन बच्चों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा बन गया था। और जो दूसरे बच्चे, जो नॉन थिएटर बच्चे थे, वो भी उन बच्चों की हेल्प से अपना सिलेबस को एंजॉय करते हुए याद कर सकते थे। ये मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा। मेरे पर्सनली जो चैलेंज आया वो ये था कि पेरेंट्स का कंसर्न। कुछ लड़कियों को पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके पीछे रीज़न ये था कि बड़े क्लास के लड़के भी हैं, बड़े क्लास के बच्चे भी हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे कुछ पेरेंट्स के साथ स्पेशली इंटरेक्शन करना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे वहाँ पर उसी तरह से सीख रहे हैं जिस तरह से वो अपनी क्लास में सीखते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा उनको उनका कॉन्फिडेंस में लाना पड़ा कि थिएटर वर्कशॉप जो है वो स्कूल टाइमिंग में है, वो उतनी ही सेफ है जितना बच्चों के लिए स्कूल में आना। मुझे ये लगता है कि जो सब्जेक्ट टीचर है वो हमें इसमें ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि सब्जेक्ट टीचर ये जानते हैं कि उसे किस तरह से पढ़ाना है, और थिएटर टीचर को ये मालूम है कि उसे डायरेक्ट किस तरह से करना है, एक ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है। तो दोनों का मिलाकर अगर एक टीम बनाया जाए तो वो बहुत अच्छे से बच्चों तक कन्वे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर देने लग गए हैं, दिलचस्पी दिखाने लग गए हैं अपनी पढ़ाई में,
और फोकस्ड रहने लगे हैं। जो भी उनको पढ़ाया जाता है उसके लिए वो एक इंटरेस्ट शो करते हैं, समझ के साथ पढ़ते हैं। ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं बच्चों की स्टडीज़ में। तो थिएटर वर्कशॉप का ये काफ़ी फ़ायदा मिला है उनको। मैं टीचर से फीडबैक लेती रहती हूँ कि बच्चों का थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा है, कि बच्चों की लर्निंग में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है या उनकी रीडिंग स्पीड बढ़ी है, उनका आंसर करने की स्पॉन्टेनिटी बढ़ी है या इम्प्रूव हुई है। सो इस तरह का फीडबैक मैं अपने कलीग से लेती रहती हूँ। ऑफ कोर्स सर, बिकॉज इसमें बच्चे एम्पैथेटिक फील करते हैं। दे आर फीलिंग विद द फ्लो, दे आर फीलिंग विद द सिचुएशन। वो अपने आप को उस जगह पर रख के बड़ा इजीली हर चीज़ कन्वे कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को हम बहुत ऑब्वियसली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और बच्चे ज़्यादा अच्छे से उनकी लर्निंग होती है। थिएटर वर्कशॉप से बच्चों को मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी और इसमें टीचर का वर्कलोड काफ़ी कम होगा, बिकॉज बच्चे अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़ी कॉम्प्रिहेंशन के साथ अपने चैप्टर्स को लर्न कर सकते हैं और उनका फोकस बढ़ेगा। ये सब चीज़ें जो है उनको उनके एकेडमिक्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। ये जो थिएटर वर्कशॉप है ये हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम हो रही है। मुझे स्टडीज़ में ऐसा फ़ायदा हो रहा है जैसे कि मैं अभी जैसे पहले स्टडी करते हुए अगर टीचर किसी बच्चे को बुलाता तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, लेकिन अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती, मैं एक जगह खड़े होकर अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स देती हूँ। इससे जो मेरी स्टडी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है और मेरी स्टडीज़ में बहुत सारे फ़ायदे हो गए हैं और बहुत सारे बदलाव भी आ चुके हैं। अब जो पढ़ाई है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इंटरेस्ट भी होता है। ऐसे जैसे कि अभी मैं पहले चैप्टर्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा घबराती थी, पर अब चैप्टर पढ़ने में मुझे कुछ अलग ही मज़ा है। जैसे कि चैप्टर्स में मुझे अपने आप को एक किरदार बनने का मौका मिलता है। इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। कितनी बार कहा है पारस को कि घर के पीछे आंगन में एक खाली रेहड़ी खड़ी है, अपना कोई भी पसंद का काम शुरू कर दे, पर नहीं, उसको तो नौकरी ही करनी है। 1 साल हो गया पढ़ाई पूरा हुआ, अपना काम करता तो कहां से कहां पहुंच जाता। मैंने भी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही घर चलाया है। धीरे बोलिए, सुन लेगा, बच्चा नहीं है वो। हाँ, जानता हूँ कि वो बच्चा नहीं है, पर इतना बड़ा भी पैदा नहीं हुआ था वो। हम दोनों ने पाल पोस कर इसको बड़ा किया है। एक बच्चे को जवान करने में एक पिता की पूरी उम्र सड़क पर जूते घिसते बीत जाती है और एक माँ अपनी पूरी जवानी चूल्हे चौके में झोंक देती है, तब जाकर एक जवान औलाद लो हो गई ना तबीयत खराब और गर्ज शेर की तरह। दवाई को भी अभी खत्म होना था। सुना था गरीबी में आटा गीला, आज तो देख भी लिया। माँ मेरी वो सफेद कमीज कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं रही। बेटा इधर ही होगी। लो भैया आपकी सफेद कमीज, छत पे सुखने पे डाली थी। लो फिर से कॉलर साफ नहीं हुआ। उससे कितनी बार कहा है कि तू मेरे कपड़े मत धोया कर। माँ तुम खुद मेरे कपड़े धोया करो। हाँ माँ पे तूने तो कपड़े धोने मशीन रखी ना, और भी फुल ऑटोमेटिक। ला दूंगा, वो भी ला दूंगा, बस एक बार नौकरी मिल जाए। 1 साल से यही सुन रही, ए ला दूंगा, ओ ला दूंगा। ऐसे घर बनाएंगे, वैसे कपड़े खरीदेंगे, लाते क्या उठेगा। माँ इसे समझा लो वरना पिटेगी मुझसे। अरे
वाले रिवाज से उठ गया है, क्योंकि मैं पिछले 1 सालों से दही चीनी खाकर जा रहा हूँ, पर अब तक कोई नौकरी का ठिकाना नहीं है। आज बिना दही चीनी के निकलता हूँ, शायद आज कुछ बात बन जाए। और वैसे भी क्या पता, घर में चीनी और दही है भैया वही पिताजी की दवाई की तरह, समझ गए होंगे। चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे? थैंक यू। सोचा था आज मेरी बात बन जाएगी, पर किसी को मेरा हिंदी मीडियम में पढ़ना नहीं पसंद आया, तो किसी को मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं लगा। अब आप ही बताएं, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देगा तो मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? घर के हालात और पिताजी की सेहत दोनों ही बिगड़ती जा रही है। अब तक तो भगवान के भरोसे बैठा था, पर गलती की, लेकिन करूं तो क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी तो लगता है अपनी जान ही ले लूं, यही ठीक रहेगा, यही करना होगा मुझे। अरे भगवान के भरोसे बैठोगे तो यही तो होगा। क्या मालूम भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। कौन है भाई, चैन से जीने नहीं दे रहे, कम से कम मरने तो दो। मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। दोस्त? कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। कुछ देर का समय है तुम्हारे पास। एक बेरोजगार के पास समय के अलावा और होता ही क्या है? एक कहानी बड़े जोरों से आई है, सोच रहा हूँ सुना ही दूं। 1 साल से सबकी सुन रहा हूँ, तुम्हारी भी सुन ही लूंगा। बात है लगभग 1945 की। बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव गहलोरे नाम का, पहाड़ों से घिरा हुआ, ना वहाँ बिजली थी ना पानी। मुसर मुहैया जाति के लोग रहते थे। तो क्या है ना, वो लोग मूस यानी चूहा खाकर अपना गुजारा करते थे, इसलिए उन्हें मूसर कहा जाता था। वहाँ का मुखिया बहुत ही क्रूर था। अच्छा, फिर क्या? चलो बताता हूँ। देखो पत्रकार, टिकट तो हमें मिल ही गई है, विधायक हमारे याद भी बनेगा। हमारा बड़ा सा फोटो 10-12 अच्छी लाइनों में ही छापना। जी मुखिया जी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम क्या हुआ बहन? क्या बताएं भैया, भूमिया पहाड़ से गिर गया, समय पर अस्पताल ना पहुंचने के कारण मारा गया बेचारा। तो छुटकन बिटिया थी उनकी, अब ना जाने का होगा। हौसला रखो बहन, हौसला। मुखिया जी, आप तो गहलोर के राजा हैं, सरकारी खाते में एक सड़क काहे नहीं बनवा देते? आपके लिए यह कौन सा बड़ा कार्य होगा? ये मूस खाने वाले लोग हमारी बराबरी करेंगे? बाजार आना जाना इनके लिए आसान हो गया तो हमारी मोटर गाड़ी, हमारे खेत खलियान और हमारा कौन ध्यान रखेगा? हमें राजा से प्रजा बनने में वक्त नहीं लगेगा। और जो लोग मर रहे हैं? अरे पत्रकार, तुम्हारे पैर के नीचे अगर कोनो कीड़ा मकोड़ा मर जाए तो तुमको कोनो फर्क पड़ता है या नहीं? समझ लो हमारे खातिर भी ये सब कीड़ा मकोड़ा है, कोनो फर्क नहीं पड़ता मुझे। और तूने फोटो खींच दी ना, अब यहाँ से चलता बंद। राम राम। अरे भीमा, ये मंगरू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकार, सुना है मंगरू अपने बिटवा का ब्याह रचाने दूसरे गांव गया है। अच्छा, ये मूस खाने वाले लोग हम मिठाई खाएंगे? 12 बरस का जो हो गया उसका बिटवा। 12 को हो गया है, अब तो हमारा भंगवा मजदूर बनने के लिए तैयार है। जाओ लेकर आओ उसको। जी सरकार। चल मेरे साथ। नहीं बाबू, हम नहीं जाएंगे। तो चल। नहीं बाबू, मजदूरी नहीं करेंगे। नहीं करेगा मेरे बिटवा मजदूरी। मैं कहता हूँ हट तो सबकी माँ। नहीं, वाह बेटा, काम करूँ मैं और मौज मारे तू। हमने अपनी पूरी जिंदगी बंधुआ मजदूरी में निकाल दी, लेकिन मैं अपने बिटवा को ये नहीं करने दूंगी। मैं कहता हूँ हट तो सबकी माँ। नहीं दे सकती बापू।
भाग्य दशरथ, रुक जा भाग्य दशरथ, दशरथ, रुक जा भाग्य। दशरथ, रुक जा दशरथ। अरे ओ मंगरू, अरे ओ दशरथ, भाग गया मांझी का पिल्ला। मंगरू तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो मालिक। अब तो तुझे मुखिया ही बताएंगे। चल चल। माई माई फिक्र मत करो माई, मैं हूँ ना। अब बस तेरा ही सहारा है फगुनिया। जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो मेरी बेटी का क्या संभालेगा। चल बेटी चल। माई मैं कहता हूँ चल। फगुनिया फगुनिया। माई बचपन भरी ललिता यौवन न टूटता जीना कर हाथ की कमाई इज्जत की जिंदगी जीना दूरा ना भटकना जाना सीधी सच्ची राह मेरी माझी ओ माझी मेरी माई, ओ माई। मांझी मांझी। अच्छा ही हुआ वो जो भाग गया, कम से कम मुखिया से तो दूर हुआ। मेहनती बाप का मेहनती लड़का था, कुछ ना कुछ अच्छा किया ही होगा अपने साथ उसने। एक कोयले खान में 7 बरस काम किया उसने। अपनी माँ की खूब मानी, कर हाथ की कमाई, इज्जत की जिंदगी जी। उसे अपने गांव, अपने लोगों और सबसे ज्यादा अपनी माँ की याद नहीं सताती थी। हाँ सताती थी ना, इसलिए वो 7 बरस बाद अपने गांव वापस लौट आया। अच्छा फिर क्या? चलो बताता हूँ। अपने घर लौटने का मजा ही कुछ और है। अरे भैया ये कौन प्राणी है? अरे तो कोनो शहरी लगता है रे। ये तो हमारा मांझी भैया है। हाँ सही पहचाना जानी और यादव। कैसा ना मांझी भैया? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कभी गाँव के रथ की याद नहीं आई? आई, बहुत याद आई, पर क्या भैया? साथ ही याद आई उस ससुर मुखिया की भी, जिसकी वजह से हमें माई बापू को अकेला छोड़कर आना पड़ा। हमें लगता था यहाँ पर सब बदल गया है। कुछ नहीं बदला है भैया, जैसे तुम छोटे गए थे वैसा ही है भैया। वही पुराना बरगद का पेड़, वही कच्ची मिट्टी के मकान, और वही मुखिया का डर, और वही पत्थर का पहाड़, जिसके पीछे छुपा हुआ अकेला और गाँव, जैसे माना एक रूठा हुआ बालक है जिसे कोई बनाने नहीं आता। वो सब तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो माई बापू से मिलने चलते हैं, आंखें तरस गई हैं उन्हें देखने के लिए। मांझी भैया, माई तो तुम्हारी राह देखते देखते इस दुनिया से। क्या माई? ये तो बहुत बुरा हुआ, पर क्या करें, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। उसकी वाइफ का क्या हुआ? उसकी तो शादी भी हो गई थी ना। लड़की ही घर वालों ने भगोड़े के घर लड़की की विदाई के लिए इनकार कर दिया, पर हमारा मांझी भी कहाँ कम था। लड़की की शादी वाले दिन एक एक को सबक सिखाकर अपनी मेहरारू ले ही आया। वो खुश तो थी ना मांझी के साथ उसके घर आकर। वो तो तुम खुद ही देख लो।
मुझे पहचान हो ए सैया मिले लड़कैया में का करूं 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 हाँ सैया मिले लड़कैया में का करूं सैया मिले लड़कैया घूम आए तो मेले में। हाँ। देख फूलिया देख, मेरा ढवाला मेले से हरियर चूड़ियां लाया, बता ना कैसी है, बता। अच्छी है। और मेरा चैनी ओढ़नी लाया, कैसी है? अच्छी है। और मेरे लिए झुमके अच्छे हैं। तुम बताओ तुम्हारा माजी तुम्हारे लिए क्या लाया? हाँ हाँ बताओ ना, कहीं हर बार की तरह इस बार भी। हाँ हाँ, इसका माजी तो सिर्फ बातें बनाता है, लाता कुछ नहीं। सही कह रही हो तुम बहन। बस करो, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लगता है चल गई। अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे अरे, ये क्या वाला चीज रखा हो रहा है? फगुनिया, मुन्ना सो गया का? अरे क्या हुआ फगुनिया, मुन्ना सो गया का? फगुनिया तुम इतना उदास का हो? सब अपनी मेहरारू के लिए मेरे से कुछ ना कुछ लाए हैं। तुम क्या लाए हो हमारे लिए? कौन कहता है हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए? ये देखो, वाह, और दूसरी पाव की? एक ही पाँव की ला पाए। वो हमारे पास पैसे नहीं थे ना। कोई बात नहीं, जब अगले साल मेला भरेगा तो हम दूसरे पाँव की भी ला देंगे। वैसे भी दुकानदार से एक पाँव की पायल कौन ही खरीदता है? कोई बात नहीं, एक औरत को उपहार में महंगे गहने नहीं, इज्जत और सम्मान चाहिए, जो कि तुम हमें भरपूर देते हो। वैसे फगुनिया, हम सोच रहे थे कि हम तुम्हें, बापूजी को, सबको शहर ले जाएं, हमारे मुन्ना और हमारी आने वाली मुनिया को स्कूल में पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाएं। क्या मुखिया से भी बड़ा? हाँ, मुखिया से भी बड़ा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर तुम हमारे साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये सपने बाद में देखना बहू, मुन्ने ने मुंह दिया है, जाकर साफ कर दे। बापूजी, इसे कब से कह रहा हूँ, मुझसे आकर गप्पे लड़ाई है। बस सब पता है मुझे। तो दशरथ कल पहाड़ की दूसरी ओर जाना है, जा जाकर सो जा। जी बापूजी। बड़ा आया, शहर ले जाएगा, मुखिया से बड़ा आदमी बनाएगा। पगला गया ये। अरे कैसा लो मानी भैया? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो भैया, खाना खा लेते हैं। अरे क्या बात मानी भैया, तुम खाना नहीं खा रहे? बस फगुनिया आती ही होगी। माजी भैया, फगुनिया पहाड़ से गिर गई। क्या? फगुनिया पहाड़ से गिर गई? मेरे माझियों भरता हूँ मैं धार अब की बार ले चल द्वार अपने द्वार मेरे माझियों भरता हूँ मैं भार अब की बार ले चल साजन अपने द्वार मेरे माझी ओ भरता। हौसला रखो मांझी भैया, हमारी फगुनिया को कुछ नहीं होगा।
हौसला रख बिटवा, माँ बहू को कुछ नहीं होगा। बापू माई ठीक हो जाएगी ना बापू? हाँ बेटा। बहुत खून बह गया था भैया, हमने बहुत कोशिश करी पर बिटिया तो बच गई, फगुनिया नहीं। एक माँ की कोख में क्या है वो तो जाना जा सकता है, पर भविष्य की कोख में क्या है वो कोई नहीं जान सकता है। आज वक्त तक पहुंच जाती तो बच जाती। अरे पाठ पता नहीं कितनों की जान लेगा। मुझको कहीं मिटा देना, मैं जा रही सुहागन, सिंदूर मत मिटा देना, मैं जा रही सुहागन, सिंदूर मत मिटा देना, इस भूख मरी में करना माटी से मेरा श्रृंगार, मेरे माझी। फिर तो मान जी भी मेरी तरह टूट गया होगा। टूटा तो था, लेकिन फिर से फौलाद की राह जुड़ने के लिए। मतलब? पहाड़ की वजह से फगुनिया समय पर अस्पताल ना पहुंच पाई तो मांझी ने पहाड़ से बदला लेने की ठान ली। पहाड़ से बदला? वो कैसे? वो ऐसे। हम प्रण लेते हैं जो हमारे साथ हुआ है वो हम कौनों के साथ नहीं होने देंगे। कौनों की फगुनिया अपने मांझी से अलग नहीं होगी, कौनों का बिटुआ अपनी माई से अलग नहीं होगा। बहुत घमंड है तोरे को अपने ऊपर, हम तोरा घमंड चूर चूर कर देंगे। प्रचंड बोल मस्तकों के चुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो, मान मान शान या की जान ना उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जो कर रहे हैं इन बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग उस पर हंसते, उसका मजाक बनाते, और उसने लोगों की कोई परवाह नहीं की। सूखा, गर्मी, सर्दी, बिजली, आंधी, तूफान, कोई उसे रोक ना पाया।
नौबत आई और मुखिया ने उस तक ना पहुंचने दी। उसे अपनी जंग में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। केवल एक पत्रकार आलोक था जिसने उसकी हौसला अफजाई की, उसे पहचान दिलाई और अंत में उसे सरकार के दांव पेच से बचना सिखाया। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी, माननी होगी, माननी होगी। मांझी बेगुनाह है, मांझी को रिहा करवाना ही होगा। मांझी को रिहा करो, मांझी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मांझी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उम्र और वक्त के साथ साथ उसकी जिद भी बढ़ती गई। मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण दे, पति तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और मोती वीर हो या पांडवों का वीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जिंदगी है बस नहीं, कोई बस नहीं, जिंदगी है तो तेरा मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से ही क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। और 22 साल की मेहनत के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस अकेले आदमी ने एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। वाह मांझी, तुमने तो कर दिखाया। मांझी भैया की जय, मांझी भैया की जय, मांझी भैया की जय। वाह दोस्त वाह, मांझी भैया की तुम्हारी कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि मनुष्य अपनी लगातार मेहनत, प्रयास और श्रद्धा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन एक दिन जरूर टूटता है। और दोस्त, फिर मुखिया का क्या हुआ? मांझी को पहचान मिली? और एक मिनट, उनके बारे में इतना कैसे जानते हो? तुम्हें पता है, हमें अपनी फगुनिया की बहुत याद आती है। मांझी, मांझी, मांझी। देखिए, अगर लगातार मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी पाया जा सकता है। आप तो देख रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ, आप मेरी बहन से पूछ लीजिए। आइए मिलते हैं मीरा जी से। आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगी? जी हाँ, काम करने के लड़के चाहिए, नो इंटरव्यू, सीधे रेडी पर आ जाइए। तो आइए मिलते हैं पारस की मम्मी से। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगी? कब से वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी है, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? आ जाइए आंटी जी। तो ऐसे और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल CSNA को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। ऐसी स्कूलों में वर्कशॉप लगनी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते हैं कहीं भी प्राइवेट सीखने के लिए, तो उनको ये सीखने का मौका मिलता है और ऐसे ही सारी जनरेशन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं चाहती हूँ भी आगे भी ऐसे वर्कशॉप लगती रहे, जो वो आगे अपना मैम के साथ मिलकर थिएटर वगैरह ज्वाइन करें और आगे अपना काम करेंगे और उनका हौसला बुलंद हो आगे कुछ सीखने के लिए।
चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने जो प्रयास किया है, जो बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से उनको नाटक तैयार करवाए हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ के बच्चों को। पहला फ़ायदा जो मुझे लगता है कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ में उनको हेल्प करेगा। बच्चे कल को किसी भी स्ट्रीम में जाएं, वो पायलट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, थिएटर उनको बहुत मदद करेगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि वो जो 600 के आसपास जो बच्चे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, सभी का एक सुर में ये कहना था कि इस नाटक के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ उस पाठ को समझा, उस पाठ की बारीकियों को जाना, बल्कि उनका ये कहना था कि बाकी विषयों को भी इस तरह से थिएटर के माध्यम से सिखाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हों।